Assalamualaikum. Today we'll start chapter number 22 of Lipin, which is basically nucleotide metabolism. तो इस चैप्टर के ना स्टार्ट में दे हैव एक्सप्लेन सम यूजेस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, तो हम वहीं से स्टार्ट करते हैं. दे आर ऑल टुगेदर ऑफ 6 यूजेस. तो सबसे पहले जो हमारे पास न्यूक्लियोटाइड का यूज़ है ना, दैट इज़ द सिंथेसिस ऑफ डीएनए एंड आरएनए. अब ऑब्वियसली अगर आपके पास न्यूक्लियोटाइड्स नहीं होंगी तो डीएनए और आरएनए भी नहीं बनेगा. जब डीएनए और आरएनए नहीं बनेगा तो फिर हमारे पास प्रोटीन्स भी नहीं बनेंगी. जब प्रोटीन्स नहीं बनेंगी तो सेल्स विल नॉट प्रोलिफरेट. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स हों ताकि हमारे पास डीएनए और आरएनए बने. ओके. अच्छा, जो सेकंड यूज है ना हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स का, दैट इज बीइंग अ कैरियर. कैरियर ऑफ व्हाट एग्जैक्टली? इंटरमीडिएट्स. अब इंटरमीडिएट्स किस किस चीज़ के? आइदर वो इंटरमीडिएट्स आपके कार्ब्स के मेटाबॉलिज्म के हो सकते हैं, या फिर लिपिड के मेटाबॉलिज्म के हो सकते हैं, या फिर प्रोटीन्स के मेटाबॉलिज्म के हो सकते हैं. ठीक है ना. अब इन इंटरमीडिएट्स के लिए द न्यूक्लियोटाइड्स दे बिहेव एज अ कैरियर. ठीक है. अच्छा, इसके बाद द थर्ड यूज ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इज बीइंग अ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ कोएंजाइम्स. कोएंजाइम्स फॉर एग्जांपल कोएंजाइम ए, एफएडीएच टू, एनएडीएच, एनएडीपीएच, ये सारी कोएंजाइम्स के लिए ना न्यूक्लियोटाइड्स एक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट के तौर पे बिहेव कर रही होती हैं. देन इफ यू लुक एट द फोर्थ यूज, तो न्यूक्लियोटाइड्स दे बिहेव एज एन एनर्जी सोर्स. अच्छा, फिफ्थ में अगर हम देखें तो दे सर्व एज अ सेकेंड मैसेंजर. ठीक है. जिस तरह हमने चैप्टर के जो एट्थ चैप्टर था उसमें हमने सेकेंड मैसेंजर सिस्टम पढ़ा था, साइक्लिक एएमपी, साइक्लिक जीएमपी. तो ये दे देमसेल्व्स दे आर फॉर्म्ड बाय द न्यूक्लियोटाइड्स. तो इसलिए हम कहते हैं, ये देखिए जिस तरह साइक्लिक एएमपी है, साइक्लिक जीएमपी है, ये न्यूक्लियोटाइड्स ही हैं देमसेल्व्स. ठीक है. तो दे सर्व एज अ सेकेंड मैसेंजर. उसके बाद इफ यू लुक एट द लास्ट यूज, तो उसमें लिखा हुआ है कि द न्यूक्लियोटाइड्स दे सर्व एज अ रेगुलेटरी कंपाउंड. ठीक है. तो रेगुलेटरी कंपाउंड ऑफ व्हाट? एंजाइम्स. अब एंजाइम्स को अगर हमने एक्टिवेट करना है या एंजाइम्स को हमने इनहिबिट करना है, सो फॉर दैट पर्पस न्यूक्लियोटाइड्स दे बिहेव एज अ रेगुलेटरी कंपाउंड. जिस तरह फॉर एग्जांपल एटीपी है, हमने पीछे देखा कि एटीपी जो है वो मोस्ट एंजाइम्स को इनहिबिट कर रहा था, एएमपी जो है वो एक्टिवेट कर रहा था. तो एटीपी, एएमपी ये खुद ही न्यूक्लियोटाइड्स ही हैं. ठीक है. तो ये इनका इस तरीके से हो गया. तो ऑल टुगेदर ना हमने 6 यूजेस पढ़े न्यूक्लियोटाइड्स के. ठीक है. द वेरी फर्स्ट वाज द सेंसेस ऑफ डीएनए एंड आरएनए. देन दे वर सर्विंग एज अ कैरियर. then we studied that they were structural component of your coenzymes. Then they were serving as an important energy source. Then the fifth use was being as a second messenger in signal transduction pathways. और last हमने use पढ़ा कि they are the regulatory compounds. तो ये all together we have a total of 6 uses. ठीक है. इसके बाद वी मूव ऑन टूवर्ड्स द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स. तो न्यूक्लियोटाइड्स के अगर हम बेसिक स्ट्रक्चर को देखें ना, तो इसमें तीन चीजें होती हैं. नंबर वन, वी हैव अ नाइट्रोजीनियस बेस. ठीक है. नंबर टू, वी हैव अ फॉस्फेट ग्रुप. फॉस्फेट ग्रुप कैन बी वन और टू और थ्री, दैट डिपेंड्स. एंड लास्टली वी हैव अ शुगर. इन केस ऑफ डीएनए इट विल बी डीऑक्सीराइबोस, इन केस ऑफ आरएनए इट विल बी राइबोस. ठीक है. अब डीएनए और आरएनए में फर्क क्या है कि जो हमारे पास डीएनए की शुगर होती है ना, विच इज बेसिकली डीऑक्सीराइबोस, उसमें वी हैव एन एच. एंड इन केस ऑफ आरएनए राइबोस जो होती है उसमें ओएच होता है. ये मैं आपको डायग्राम की फॉर्म में शो भी कर देती हूँ. जो हमारे पास, एक सेकेंड. यस. इफ यू लुक एट द राइबोस, तो यू कैन इजीली ऑब्जर्व कि राइबोस में हमारे पास ओएच लगा हुआ है, और जो हमारे पास डीएनए होता है उसमें वी हैव एन एच. ठीक है. तो ये इन दोनों के दरमियान में डिफरेंस होता है. अम, इसके बाद आगे चलते हैं. इसके बाद हमने बेसिक स्ट्रक्चर देख लिया, तो नाउ वील स्टडी द डिटेल्स ऑफ द नाइट्रोजीनियस बेसिस. कि नाइट्रोजीनियस बेसिस हमें पता है दो होती हैं, वन इज प्यूरीन, अदर इज पायरिमिडीन्स. तो अब उसी को हम डिटेल से देखते हैं. अच्छा, अब जो प्यूरीन्स होती है ना, इन केस ऑफ बी इट डीएनए और आरएनए, जो बेसिस होती है ना हमारे पास प्यूरीन्स, वो दोनों में सेम होती हैं. एंड दे आर योर एडेनिन. ठीक है. एंड योर ग्वानिन. बट इफ यू लुक एट द पायरिमिडीन्स, तो वो डीएनए और आरएनए में थोड़ी सी फर्क होती है. पहले मैं डीएनए के लिए बता देती हूँ. डीएनए के लिए यू रिमेंबर निमोनिक, विच इज बेसिकली सिटी स्कैन. जैसे सिटी स्कैन नहीं होता, तो उससे आप याद रख लें कि साइटोसिन और थाइमीन जो है वो हमारे पास डीएनए की पायरिमिडीन्स हैं. और आरएनए के लिए हाउ विल यू रिमेंबर? बस आपने थाइमीन की जगह यूरेसिल याद रख लेनी है. अब थाइमीन और यूरेसिल में क्या फर्क है कि जो थाइमीन होता है ना, उसमें देर इज अ मिथाइल ग्रुप, बट इन केस ऑफ यूरेसिल देर इज नो मिथाइल ग्रुप. इसकी भी मैं डायग्राम दिखा देती हूँ to make the concept a bit clear. Yes,
अगर आप थाइमीन को देखें तो वी हैव अ मिथाइल ग्रुप, बट इफ यू लुक एट यूरेसिल तो यूरेसिल में कोई मिथाइल ग्रुप नहीं होता। तो ये डायग्राम भी क्लियर हो गई। अच्छा, आगे चलते हैं। इसके बाद इफ यू लुक एट अ फ्यू बेस मॉडिफिकेशंस, तो बेस मॉडिफिकेशंस ना दे अकर ओकेजनली। ये नहीं है कि हर डीएनए और हर आरएनए में बेस मॉडिफिकेशंस होंगी, ऐसा नहीं होता। बेस मॉडिफिकेशंस दे अकर ओकेजनली। फॉर एग्जांपल डीएनए की कुछ टाइप्स होती हैं, जिस तरह वायरल डीएनए हो गया, उसमें बेस मॉडिफिकेशंस होंगी। इस तरह आरएनए में अगर हम देखें तो ट्रांसफर आरएनए में बेस मॉडिफिकेशंस होती हैं। ओके, बेस मॉडिफिकेशंस कौन कौन सी होती हैं? तो बेस मॉडिफिकेशंस कैन बी मिथाइलेशन, दे कैन बी ग्लाइकोसाइलेशन और एसिटाइलेशन और रिडक्शन। ठीक है। अच्छा, अब एसिटाइलेशन ये होता है फॉर बुक में इन्होंने एक डायग्राम की फॉर्म में शो किया हुआ है कि जो एसिटाइलेशन फॉर एग्जांपल साइटोसिन है। ठीक है, साइटोसिन में अगर मैं एसिटाइल ग्रुप ऐड करूंगी तो वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा इनटू N4 एसिटाइल साइटोसिन। इसी तरीके से यूरेसिल की अगर मैं रिडक्शन करूंगी तो इट विल बी ट्रांसफॉर्म इनटू डाईहाइड्रो यूरेसिल। तो ये बेस मॉडिफिकेशंस होती हैं। इसकी भी मैं डायग्राम दिखा देती हूँ। यस, दिस इज द डायग्राम ऑफ बेस मॉडिफिकेशन। अब बेस मॉडिफिकेशन देखिए देखिए, जिस तरह पहले में दिखाया हुआ उन्होंने, साइटोसिन है। साइटोसिन में जब मैं ये देखें एसिटाइल ग्रुप मैंने ऐड किया तो इट इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू N4 एसिटाइल साइटोसिन। तो ये और याद रखना कि हमारे पास ना ये जो बेस मॉडिफिकेशंस होती है ना, इनके रिजल्ट में हमारे पास अनयूजुअल बेस बनती है। अब अनयूजुअल बेस का फायदा क्या होता है, ये देखें, हमारे पास बेस मॉडिफिकेशंस के रिजल्ट में अनयूजुअल बेस बन रही है। अब इस अनयूजुअल बेस का हमें क्या फायदा है? फॉर इंस्टेंस दिस इज अ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, ये एक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस बना हुआ है। अब ये अनयूजुअल बेसिस क्या करती हैं? ये इस न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को रिकग्नाइज करने में भी हेल्प करती हैं। ऑल्सो दे कैन प्रोटेक्ट द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। प्रोटेक्शन किससे? फॉर एग्जांपल कोई न्यूक्लियेजेस आ रही हैं और वो अटैक करना चाह रही हैं न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को, तो ये अनयूजुअल बेसिस क्या करेंगी? ये उस न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को प्रोटेक्ट कर देंगी। तो there are altogether two uses of this unusual base. One is the recognition and other is the protection. तो ये भी हो गया। इसके बाद ना, before moving on we have to know a difference between nucleoside and nucleotide. अब difference exactly बहुत simple सी बात है कि जो हमारे पास nucleoside होता है ना, उसमें we just have a sugar and with the sugar we have a base. अगर मैं इन दोनों चीज़ों में फॉस्फेट भी ऐड कर दूंगी ना तो न्यूक्लियोटाइड विल बी फॉर्म्ड। तो पहले हम सिंपल न्यूक्लियोसाइड को देख लेते हैं। In nucleoside we have a sugar and with the sugar we have a base. और शुगर और बेस आपस में कैसे अटैच होंगी? बाय अ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एक शुगर को बेस के साथ अटैच करेगा। नाउ शुगर इन केस ऑफ राइबोज इट विल बी राइबोन्यूक्लियोसाइड, इन केस ऑफ डीऑक्सी राइबोज इट विल बी डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड। यानी डीएनए और आरएनए में ना द शुगर विल बी डिफरेंट ऑब्वियसली। अब ये है कि अगर हमारे पास जो आरएनए होगा ना उसमें ऑब्वियसली राइबोन्यूक्लियोसाइड है, तो वील हैव फोर बेसिस हमारे पास। अगर हम देखें तो इन केस ऑफ आरएनए इट विल बी एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल, नॉट थाइमीन। तो उससे फिर हमारे पास न्यूक्लियोसाइड कैसे बनेगी? एडिनोसिन, गुआनोसिन, साइटिडीन एंड यूरिडीन। इस तरीके से हम न्यूक्लियोसाइड को नेम करते हैं। और अगर हम डीएनए को देखें तो डीएनए में हमारे पास कौन सी बेसिस होंगी? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थाइमीन। ठीक है, तो सिंपली हमने क्या करना है कि यही जो एडिनोसिन फॉर एग्जांपल बना है ना, इससे पीछे प्रीफिक्स लगा दो आप डीऑक्सी। इसी तरीके से गुआनोसिन होगा तो डीऑक्सी गुआनोसिन, साइटिडीन होगा तो डीऑक्सी साइटिडीन। दैट्स इट। अच्छा, इसके अलावा ना देयर इज अ शॉर्ट एमसीक्यू के हिसाब से एक पॉइंट आप याद रख लें कि जो हमारे पास शुगर होती है ना इन न्यूक्लियोसाइड और बेस होती है, इसको ना आपने नंबर करना है सेपरेटली। हाउ? ये मैं आपको दिखाती हूँ इन ए डायग्राम। जस्ट अ मिनट। अच्छा, अगर आप इस डायग्राम को देखें तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ योर न्यूक्लियोसाइड। तो इसमें अगर हम देखें तो दिस इज योर शुगर और ये ऊपर आपकी बेस लगी हुई है। तो अगर आप शुगर को देखो तो इसमें नंबरिंग हुई हुई है 1 प्राइम, 2 प्राइम, 3 प्राइम, 4 प्राइम, 5 प्राइम। लेकिन अगर आप अपनी बेस को देखो तो इसमें सिंपल नंबरिंग हुई हुई है 1 2 3 4 5 6। तो ये बस इतनी सी आप बात याद रख लें कि जो नंबरिंग होती है ना कार्बन और नाइट्रोजन एटम्स की, वो बेस और शुगर में सेपरेटली होती है। अब जो पेंटोज शुगर होती है उसमें 1 प्राइम to 5 प्राइम होती है और बेस में सिंपल 1 to 5 होती है। तो ये एक सिंपल एमसीक्यू के हिसाब से पॉइंट था। मूविंग ऑन, हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज अ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड सिंपल होता है कि जो हमारे पास न्यूक्लियोसाइड है ना विच वाज बेसिकली अ शुगर प्लस अ बेस, उसमें जब मैं फॉस्फेट ग्रुप्स ऐड करती हूँ वन और मोर देन वन, तो हमारे पास न्यूक्लियोटाइड बन जाती है। नाउ व्हेन वी ऐड द फर्स्ट फॉस्फेट ग्रुप, तो वो कहाँ पे जाके लगता है ये हमें पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास शुगर है, तो शुगर का जो मैंने बताया था कि शुगर को हम कैसे नेम करते हैं 1 प्राइम, 2 प्राइम, 3 प्राइम, इस तरह से करके। तो जो हमारे पास 5 प्राइम होता है ना, वहां पे हमारे पास फर्स्ट फॉस्फेट ग्रुप आकर लगता है।
वाया एन ईस्टर लिंकेज। और जब ईस्टर लिंकेज से लगेगा ना, तो क्योंकि ये 5 प्राइम पे लग रहा है, तो फिर 5 प्राइम न्यूक्लियोटाइड बन जाएगी। अगर मैंने इसको न्यूक्लियोसाइड के हिसाब से नेमिंग करनी है तो सिंपल न्यूक्लियोसाइड 5 प्राइम फॉस्फेट। तो इस तरीके से ये हमारे पास फर्स्ट फॉस्फेट ग्रुप की पोजीशन है। इसकी मैं डायग्राम भी दिखा देती हूँ। इफ यू लुक एट द डायग्राम, ये देखिए। अब इसमें अगर हम देखें तो ये हमारे पास शुगर है, शुगर का ये 5 प्राइम है, और इस 5 प्राइम के ऊपर हमारे पास यहाँ पे ऐड ऑन हो रहे हैं फॉस्फेट ग्रुप्स। अब अगर एक होगा तो मोनोफॉस्फेट, दो होगा तो डाइफॉस्फेट, तीन होंगे तो ट्राइफॉस्फेट। सही है। अच्छा, अब इसमें ये होगा कि अगर सेकंड और थर्ड फॉस्फेट ग्रुप्स ऐड होंगे ना, तो वो फर्स्ट वाले के साथ ही एक हाई एनर्जी बॉन्ड की के साथ जो है वो अटैच हो जाएंगे। एंड लास्ट व्हिच इज लास्टली जो हमने पॉइंट देखना है ना, वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमने ये बात देखी है कि हम डीएनए और आरएनए को कहते हैं न्यूक्लिक एसिड्स। और हमें ये बात भी पता है कि जो डीएनए और आरएनए है दे आर नेगेटिवली चार्ज। तो वो नेगेटिवली चार्ज क्यों होते हैं? बेसिकली हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर ये जो फॉस्फेट ग्रुप्स है ना, these phosphate groups are negatively charged, and because of this negative charge हमारे पास जो डीएनए और आरएनए है वो भी नेगेटिवली चार्ज हो सकते हैं। इसीलिए हम लोग डीएनए और आरएनए को न्यूक्लिक एसिड्स का नाम देते हैं, बिकॉज दे आर डिराइव फ्रॉम द न्यूक्लियोटाइड्स, और न्यूक्लियोटाइड्स में फॉस्फेट ग्रुप्स होते हैं जो कि उसको नेगेटिव चार्ज देते हैं। तो इसमें ना, इस लेक्चर में हमने ब्रीफ सा ओवरव्यू देखा है न्यूक्लियोटाइड्स का। अब हमने बस देखना है कि हम कैसे प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस करते हैं, कैसे पायरिमिडीन की करते हैं। तो इससे पहले पहले अभी हमने सारी इंट्रोडक्शन देखी है। इसके बाद विल मूव ऑन टू द डिटेल।